हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए। हम मनोविज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे और मनोविज्ञान के बारे में हमने कल जो है संवेगात्मक बुद्धि है वो कंप्लीट किया था। और कल हमने क्या है जो मानसिक स्वास्थ्य है, यानी हमने क्या है नया टॉपिक स्टार्ट किया था। मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन और व्यक्तित्व विभिन्नताएं हैं। लेकिन कल की क्लास में क्या आवाज नहीं आई थी, इसलिए क्या दोबारा आज फिर रिपीट करते हैं। किसी कारण से आवाज नहीं, पहले मैंने देखा नहीं, बाद में ध्यान दिया, जब क्लास चली गई थी तब मैंने देखा कि आवाज नहीं आ रही, तो एक बार फिर उसको कहे रिपीट करते हैं। यानी मानसिक स्वास्थ्य कहा किसे जाता है और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, और मानसिक स्वास्थ्य आखिरकार मनोवैज्ञानिकों के अनुसार होता क्या है। तो इसके बारे में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि क्या शब्दावली थी और किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया गया था, इसके बारे में बताया गया था। तो चलिए चर्चा करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, अपना जो मानसिक स्वास्थ्य है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 में गिलफोर्ड वियर्स के द्वारा किया गया था। एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा सर्वप्रथम 1908 में मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग किया गया था। इन्हीं के परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या है अपनी एक पुस्तक लिखी थी, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ है। कौन सी पुस्तक थी? ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ है। उसमें इन्होंने क्या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था, इनके बारे में बताया था। इसी के परिणाम स्वरूप अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना की गई थी। यानी अगर हम बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के शब्द और इसके बारे में सर्वप्रथम प्रथम बार बताने वाले व्यक्ति कौन से हैं, मनोवैज्ञानिक कौन से हैं, तो 1908 में किलफोर्ड वियर्स नाम के मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसी के परिणाम स्वरूप अगर हम बात करते हैं अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना की गई थी। इस परिषद की स्थापना को लेकर के मुख्य रूप से तीन बातें सामने आती है कि इस परिषद की स्थापना है वो क्यों की गई थी। तो इस परिषद की स्थापना की अगर हम बात करते हैं इसके मुख्य रूप से तीन कार्य थे। एक तो क्या है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, अपनी जो मेंटल हेल्थ है, अपना जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी रक्षा करना, यानी किसी भी प्रकार से हम कुसमायोजित ना हो इसका ध्यान रखेंगे। मनोवैज्ञानिक जो है इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की विधियां या प्रयोग करेंगे जिससे कोई जो व्यक्ति है वो किसी भी प्रकार का कुसमायोजन का शिकार न हो। तो पहला पॉइंट ये था कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना करने के उद्देश्य के पीछे मुख्य कारण क्या था कि मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मनोवैज्ञानिकों ने बताया था यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश से मानसिक स्वास्थ्य के है उसका विचलन हो गया है, कुसमायोजन का शिकार हो गया है, तो उसके मानसिक स्वास्थ्य का क्या है रक्षा करना है। ठीक है, पहला क्या है स्वास्थ्य की रक्षा करना है। दूसरा अगर हम बात करते हैं मानसिक रोगों की रोकथाम है, यानी किसी भी कारणवश से कोई व्यक्ति मानसिक स्थिति उसकी बिगड़ गई है, उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो उसका क्या है मानसिक स्वास्थ्य की क्या है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। पहला तो कौन सा आता है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। दूसरा अगर मानसिक रोग ग्रस्त हो गया है तो उनके रोगों का क्या है इलाज करना है। इसी के साथ मनोवैज्ञानिकों ने तीसरा पॉइंट बताया था कि इसका अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश से क्या है उसका मानसिक स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ गया है तो इसका मुख्य तीसरा कार्य था उसका क्या है उपचार करना है। तो 1908 में किलफोर्ड वियर्स के द्वारा सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग किया गया था। इसी के परिणाम स्वरूप इन्होंने अपनी पुस्तक ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसी के परिणाम स्वरूप अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की क्या है स्थापना कर दी जाती है। इस मानसिक विज्ञान परिषद की स्थापना के खोलने के या मानसिक विज्ञान परिषद की स्थापना को लागू करने के मुख्य तीन कारण थे। एक तो क्या है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है, मेंटल हेल्थ की रक्षा करना है। दूसरा क्या है मानसिक रोगों का रोकथाम है, मानसिक रोगों की क्या है रोकथाम है। और तीसरा पॉइंट था मानसिक रोगों का उपचार करना है। कौन सा आता है मानसिक रोगों का क्या है उपचार करना है। तो ये मुख्यतः तीन कारण थे जिसके कारण मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की क्या स्थापना की जाती है। अब मनोवैज्ञानिकों ने क्या अलग अलग बात बताई थी कि मानसिक स्वास्थ्य कहा किसे जाता है, किस व्यक्ति को कहेंगे कि मेंटल रूप से क्या है इसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, यानी इसकी मेंटल हेल्थ क्या है गुड है, ये कैसे बताएंगे। तो मनोवैज्ञानिकों ने क्या परिभाषा दी थी, यदि कोई व्यक्ति है मानसिक स्वास्थ्य किसे कहा जाएगा। यदि अगर हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य की बात करते हैं तो मानसिक रोगों एवं दोषों का
यदि कोई व्यक्ति है उसके अंदर न तो क्या किसी प्रकार का मानसिक रोग है, न किसी प्रकार का मानसिक दोष है। मानसिक रोगों और मानसिक दोषों का अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्या है अभाव पाया जाता है, तो मानसिक कार्य करने में उचित प्रकार से मानसिक कार्य करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, मानसिक स्वास्थ्य है। एक बार फिर देखेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसको कहा जाएगा। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, कौन से व्यक्ति को कहेंगे कि यह मानसिक रूप से क्या स्वस्थ है और यह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो इसलिए इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी थी कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर मानसिक रोगों का अभाव है, किसी भी मानसिक जो क्या है रोग नहीं है, उसके अंदर मानसिक ग्रस्ता नहीं है, किसी भी प्रकार से क्या है कोई भी चिंता है, बघनासा है, कुठा है, किसी का भी क्या उसके ऊपर मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं पड़ रहा है और वह व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में क्या है मानसिक रूप से स्वस्थ है और किसी भी कार्य को करने में क्या है बिना हिचकिचाहट के वो कार्य कर लेता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, मानसिक स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। फिर देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य जो है, यदि किसी व्यक्ति में मानसिक रोगों का अभाव पाया जाता है, यानी उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक है, किसी भी प्रकार से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ नहीं है, दोषों का अभाव है तथा मानसिक कार्य करने में यदि वह व्यक्ति का स्वस्थ है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, मानसिक स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। यदि कोई मानसिक व्यक्ति स्वस्थ है, यदि कोई किसी भी प्रकार का व्यक्ति है मानसिक रूप से यदि उसका संतुलन ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में क्या है उसका व्यवहार कैसा होगा। अगर मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषा दी है कि मानसिक संतुलन ठीक है किसी व्यक्ति का, तो उसका व्यवहार कैसा होगा। तो जब किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक होता है, तो वो क्या है संयम वाला व्यक्ति होगा, संतुलन बनाने वाला व्यक्ति होगा, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होगा। और अगर हम बात करते हैं उसमें निर्णय करने की क्षमता अधिक पाई जाएगी और उसकी आकांक्षा शक्ति क्या है बहुत उच्च स्तर का होगा, यानी उसको क्या है नए कार्य करने में क्या इंटरेस्ट आएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर मानसिक रोगों का अभाव है, मानसिक रूप से किसी प्रकार से वह अस्वस्थ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक स्वस्थ कहा जाएगा। यानी किसी भी कारण से वह अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता है, न तनाव में जाता है, न चिंता करता है, न दुश्चिंता का शिकार होता है, न भग्नाशा की स्थिति लाता है, न कुंठा का परिवर्तन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक संतुलन या मानसिक स्वास्थ्य कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के नाम से जाना जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो उसमें क्या है चेतन क्षमता अधिक होगी, उसकी बुद्धि अधिक कार्य करेगी, प्रसन्नचित्त होगा, सुखमय होगा, शांति प्रिय होगा और अधिक सोचने की उसकी आकांक्षा शक्ति अच्छी होगी और लंबे विचारों वाला वह व्यक्ति होगा। तो जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है ऐसे व्यक्ति में आकांक्षा स्तर उच्च पाया जाता है। इसके विपरीत की अगर हम बात करते हैं, इसके विपरीत यदि किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या है मानसिक स्वास्थ्य उसका अगर ठीक नहीं है, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या है बाधाओं से डरेगा, निर्णय करने की उसके अंदर क्षमता नहीं होगी, आकांक्षा का स्तर नवीन पाया जाएगा, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सेल होगा। ऐसे व्यक्ति है जो मानसिक रूप से क्या है अस्वस्थ होते हैं। तो जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है उनमें आकांक्षा उच्च स्तर पाया जाता है, सोचने समझने की शक्ति पाई जाती है, संयम और संतुलन में रहते हैं, निर्णय करने की क्षमता पाई जाती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, यानी मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति में निर्णय करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, आकांक्षा का नवीन स्तर पाया जाता है, हमेशा कुंठा, भग्नाशा, तनाव इनका शिकार रहता है और हमेशा क्या है अंधविश्वासों में ज्यादा सक्रिय रहता है, यानी अंधविश्वासों में क्या है ज्यादा विश्वास करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अंधविश्वासों में, ठीक है, यानी क्या है किसी ने कह दिया ऐसे कर तो ऐसा होगा, ऐसे कर तो ऐसा होगा, उनमें ज्यादा विश्वास करता है, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से क्या अस्वस्थ कहा जाता है। ऐसा क्या कहा जाता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो हमने क्या है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 में किलफोर्ड वियर्स के द्वारा किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ के अंदर इसके बारे में सर्वप्रथम चर्चा की थी और इसी के परिणाम स्वरूप अमेरिका में क्या है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना कर दी जाती है कि हमें क्या है किस प्रकार किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अंकन कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो इस परिषद के मुख्य रूप से 3 कार्य बताए गए थे। पहला क्या है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है, मानसिक स्वास्थ्य
स्वास्थ्य की क्या है, रक्षा करना है। और दूसरा इसका कार्य था मानसिक रोगों का उपचार करना है। और तीसरा क्या है, मानसिक रोगों की रोकथाम करना है। अब मानसिक स्वास्थ्य कहा किसे जाता है, यदि कोई व्यक्ति है उसके अंदर क्या है, भगनासा, कुंठा, तनाव, द्वंद्व ऐसी स्थितियां हैं, यानी मानसिक रूप से रोगों, उसके अंदर क्या है, रोगों का अभाव है, बाधाओं का अभाव है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, मानसिक स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या है, सोचने, समझने, परखने, आकांक्षा करने और निर्णय करने का उच्च लेवल पाया जाता है। वह बाधाओं को देखकर डरता नहीं है, उसके अंदर संयम पाया जाता है, उसके अंदर संतुलन पाया जाता है। वह बिना किसी भेदभाव, बिना किसी हिचकिचाहट के कोई भी कार्य करने में क्या सक्षम होता है। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति है जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानसिक अस्वास्थ्य है, यानी मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति में निर्णय करने की क्षमता नहीं पाई जाती, वह बाधाओं से डरता है, तुरंत प्रभाव से कोई कार्य नहीं कर पाता है, हिचकिचाता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर होता है और क्या अंधविश्वासों में ज्यादा सक्रिय रहता है। यानी किसी महाराज ने ये कह दिया, किसी ने ये कह दिया, तो उसके पीछे चलते रहते हैं, खुद सक्रिय रूप से क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों के पीछे भागते रहते हैं, अंधविश्वासों का ज्यादा होता है। और अगर बात करते हैं तो यह गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला होता है। इस प्रकार अगर बात करते हैं, इस प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य जिस व्यक्ति का होता है वह गिरगिट की तरह रंग बदलता है, यानी अभी कुछ कह दिया, थोड़ी देर बाद में क्या आपको कुछ ही कह देता है। तो क्या है, तुरंत प्रभाव से बदलने वाला व्यक्तित्व किस में देखता है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, जो कैसे होते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। तो ये कौन सा था हमारा मानसिक स्वास्थ्य, और उसके प्रथम पार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था और किस किसने बताया था। इसके बाद में देखते हैं कि कोई व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित है, उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसको क्या किस प्रकार से हम क्या ठीक कर सकते हैं। तो एक टॉपिक आता है समायोजन है। क्या आता है, समायोजन है। यदि अगर हम बात करते हैं समायोजन कहा किसे जाता है, तो समायोजन की प्रक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की आवश्यकताएं और उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं समायोजन से तात्पर्य क्या होती है, कि समायोजन से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं और उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच दो तालमेल स्थापित करने से है। यानी समायोजन किसे कहा जाता है, एक तो मेरी आवश्यकता है और मेरी आवश्यकता के अनुरूप यदि मैं सही कार्य कर लेता हूं तो वो क्या है, समायोजन होगा। आवश्यकताओं और उनको पूरा करने के बीच यदि मैं तालमेल स्थापित कर लेता हूं तो मैं क्या हूं, समायोजन स्थापित कर दिया है। यानी मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं, समायोजन स्थापित व्यक्ति हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति है, कोई क्या है, व्यक्ति है, वो पढ़ना चाहता है, क्या है, पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश से वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के उसके अंदर विचार आते रहते हैं, उसके अंदर क्या है, विचार आते रहते हैं और वह क्या कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। यदि वह उस समय और परिस्थिति के अनुसार पढ़ लेता है, जिस समय परिस्थिति में वह पढ़ना चाहता है, तो व्यक्ति किसका समायोजन स्थापित कर लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर और बात करते हैं, मुख्यतः लड़कियों और महिलाओं में ये देखने को मिलता है, जब लड़कियों या बच्चियों की शादी हो जाती है, ससुराल में जाती, अपने जो गांव था या पितृ पक्ष में क्या लड़कियां पढ़ने में थी, इंटरेस्ट था उनको, पढ़ाई में आगे पढ़ने की इच्छुक थी, लेकिन जैसे ही क्या ससुराल जाती है वहां का माहौल अलग होता है, वहां क्या सिर्फ कार्य से मतलब होता है, पढ़ाई लिखाई से उन्हें कोई मतलब नहीं है, पहले कार्य करो, ठीक है, पढ़ने की प्रक्रिया बाद में होगी। तो ऐसे में वो लड़कियां जो आगे पढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनका एक स्वप्न था, वो स्वप्न क्या है, धूमिल हो जाता है, तो वह बच्ची और लड़की क्या है, उस समायोजन का शिकार हो जाती है। क्यों, वह पीहर से ससुराल आई, उसका लक्ष्य ये था कि मैं पढ़ लिख करके है बड़े एक अधिकारी या एक उच्च लेवल पर जाऊंगी, लेकिन जैसे वह ससुराल आती है वह कार्य के दबाव के कारण के पढ़ नहीं पाती है, यानी समय और परिस्थिति के अनुसार अपने लक्ष्य के लिए क्या है, वह उचित तालमेल स्थापित नहीं कर पा रही है। ससुराल में तो वहां कार्य ज्यादा है, तो पढ़ाई का समय नहीं मिल पा रहा है, तो पढ़ने के लिए समय न निकाल पाने के कारण क्या है, वह जो बच्ची होती है वो उचित तालमेल समायोजन स्थापित नहीं कर पाती है, तो इस प्रकार वह कुसमायोजन का शिकार हो जाती है। यदि वह बच्ची या वह लड़की जो भी ससुराल में है, अगर वह समय और परिस्थिति के अनुसार यानी अपने अनुरूप वह समय निकाल लेती है और पढ़ लेती है, तो वह क्या है, समायोजन स्थापित कर लेती है और अपने उचित लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेती है। तो समायोजन किसे कहा जाता है, जो व्यक्ति या महिला जो भी होते हैं अपने समय और परिस्थिति के अनुरूप दोनों को लेकर तालमेल स्थापित कर लेते हैं
वो समायोजन स्थापित कर लेते हैं। जो नहीं कर पाते हैं वो कुसमायोजित हो जाते हैं और उनमें तनाव, कुंठा, भग्नाशा, द्वंद्व आदि की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, तो जो व्यक्ति इन दोनों के बीच समय और परिस्थिति के अनुरूप दोनों के मध्य समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है, तो ऐसे बालक और बालिकाएं तनाव, चिंता, भग्नाशा, कुंठा, द्वंद्व आदि की शिकार हो जाती है और लंबे समय तक वह क्या है, इनके शिकार रहने के कारण क्या होती है, वह असामान्य व्यवहार करने लगती है। ठीक है, जब कहे एक दिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो कहे कि चलो कल पढ़ लेंगे, दूसरे दिन भी नहीं पढ़ पाई, तीसरे दिन भी नहीं पढ़ पाई, इस प्रकार वह 4-6 महीने तक अगर नहीं पढ़ पाती है, लंबे समय तक वह नहीं पढ़ पाती है, तो इस प्रकार वह क्या है, उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है। पहले तो क्या सामान्य सी बातचीत करती थी, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुरूप वह अगर नहीं ढल पाती है तो उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है और लंबे समय तक जब किसी का व्यवहार ऐसा रहता है तो वह व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है, यानी कुसमायोजन का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है और उसका मानसिक संतुलन जो है, मानसिक संतुलन खो जाता है और वह व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। तो समायोजन की प्रक्रिया की बात करते हैं, अगर समय और परिस्थिति के अनुरूप कोई भी व्यक्ति है अपने कार्य के प्रति अनुकूलता स्थापित कर लेता है तो वह समायोजन होता है। यदि किसी कारणवश से वह समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है तो लंबे समय तक अगर यह प्रक्रिया चलती रहती है और उस व्यक्ति को समय परिस्थिति के अनुकूल समय नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है और इसे ही हम कुसमायोजन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, कुसमायोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा मानसिक स्वास्थ्य था। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसकी स्थापना करने के मुख्य क्या कारण थे और मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति का किस प्रकार व्यक्तित्व होता है। मानसिक अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसका व्यवहार कैसा होता है, और इसके बाद हमने देखा है कि समायोजन किसे कहा जाता है और कुसमायोजन किसे कहते हैं। तो हम चलते हैं अब कुसमायोजन। अगर कोई व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है तो मानसिक उसके कौन कौन से रोग होते हैं। कुसमायोजित हो गया यानी समय, लंबे समय तक, एक दिन में नहीं होता, ये एक दिन बीता, 2 दिन बीता, महीना बीता, 2 महीना बीता, जब लंबे समय के बाद यही प्रक्रिया रोटेशन चलती रहती है तो उस व्यक्ति या उस बच्चे के मानसिक जो दिमाग में था कि मैं यह कार्य करूंगी, मैं ये लक्ष्य पूरा करूंगी, वो उसको दबा देती है और धीरे धीरे जब वह दबने लगता है तो उस व्यक्ति या उस बच्ची का जो व्यवहार है वो परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य उसने छोड़ दिया है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, पता ही नहीं चलता और धीरे धीरे वह कहे मानसिक रूप से रोगों से ग्रस्त हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, कुसमायोजन कहते हैं। अब मानसिक रोग कौन कौन से पैदा हो जाएंगे, यदि कोई बच्ची या कोई व्यक्ति है उसके अंदर लंबे समय तक वह समय परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रहा है तो उसमें कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो पहला अगर हम बात करते हैं तनाव है, पहला क्या करते हैं, तनाव है। और दूसरा अगर बात करते हैं दुश्चिंता है। पहला की बात करते हैं तनाव है, ठीक है, तनाव आता है, दुश्चिंता है, भग्नाशा है, कुंठा है, द्वंद्व है। ये विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग है, उस व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ कर देते हैं। किस प्रकार, मानसिक रूप से उसको कहे अस्वस्थ कर सकते हैं। तो अगर बात करते हैं लंबे समय तक कोई व्यक्ति कुसमायोजित रहता है तो उसका मानसिक संतुलन पर उसका जरूर प्रभाव पड़ता है। मेंटल हेल्थ उसकी 100% कहे चेंज होती है, उसमें बदलाव होता है। वो किसी को दिख जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के रोग पनपने लगते हैं। कई प्रकार के, कई बार तो क्या है, व्यक्ति लंबे समय तक कई लोगों में ग्रस्त रहता है तो एक समय ऐसा आता है उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल ही खो जाता है। तो इसमें क्या है, फिर साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक मिलते हैं, वो उसके इतिहास के बारे में देखते हैं किस प्रकार इस व्यक्ति ने अपना क्या है संतुलन खो दिया है। तो मानसिक स्वास्थ्य हमारा यही कहता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार के अपना तालमेल स्थापित कर लो। अगर नहीं कर पाओगे तो आप कुसमायोजन के शिकार हो जाओगे। अगर कुसमायोजित आप होगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य क्या डामाडोल हो जाएगा और आप मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाओगे। तो मानसिक रोग कौन कौन से होते हैं, तनाव है, दुश्चिंता है, भग्नाशा है, कुंठा है, द्वंद्व है। दुश्चिंता, भग्नाशा है, कुंठा है, द्वंद्व है, तनाव है, ये सारी स्थिति आ जाती है। पहला अगर हम बात करते हैं तनाव किसे कहा जाता है तो इनके बारे में हम एक एक को पढ़ेंगे और एक एक के बारे में क्या उदाहरण के रूप में क्या लेकर इनको पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, तनाव किसे कहा जाता है। हम सिंपल से बोल देते हैं कि हमारे प्रेशर, यानी हमारे ऊपर क्या तनाव आ गया, हम तनाव के शिकार हो गए। तो तनाव कहा किसे जाता है, कई बार कहते हैं टेंशन हो,
क्या कहते हैं कि हमें क्या टेंशन होगी, तो टेंशन किस कारण होती है, टेंशन कहाँ किसे जाता है, टेंशन की क्या वास्तविक परिभाषा है, तनाव वास्तविक परिभाषा क्या बताती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो व्यक्ति समय परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तथा असफल हो जाता है, जो व्यक्ति समय परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है और असफल हो जाता है, तो ऐसे में वह व्यक्ति तनाव का शिकार हो जाता है। तो ऐसे में क्या है, वह व्यक्ति किसका हो जाता है, तनाव का शिकार हो जाता है। जैसे उदाहरण लेकर बात करते हैं, अभी अपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित तो पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, अन्य लेवल के होंगे व्यवसाय वाला व्यवसाय की बात के अनुसार करेंगे। अगर समय और परिस्थिति ऐसी है, जैसे अभी वैकेंसी आई, आरएस की वैकेंसी आई थी, अभी पीछे वैकेंसी आई थी, तो समय था वैकेंसी का और परिस्थिति ऐसी थी, पढ़ाई वाली थी, ठीक है, और हमें आवश्यकता थी किसी नौकरी की, तो समय भी था, परिस्थिति भी थी, सामने वैकेंसी थी और क्या है, आवश्यकता भी थी, हमें क्या नौकरी की आवश्यकता भी थी। समय ऐसा था कि ये वैकेंसी इतने टाइम में पूरा हो जाएगी। हमने तैयारी की, हमने क्या है तैयारी की, लगातार लंबे समय तैयारी की और लोगों से हमने क्या मेलजोल स्थापित नहीं किया, एक एकांतवश स्वरूप में हमने क्या तैयारी की। समय था, परिस्थिति भी तैयारी करने की थी, हमने तैयारी की, 3 महीने तक हमने क्या लगातार तैयारी की और फिर भी हम उस परीक्षा में पास नहीं हो पाए, असफल हो गए, तो उस समय हमारी परिस्थिति क्या तनाव के पैदा हो जाती है कि हम क्या तनाव के शिकार हो गए। समय परिस्थिति और आवश्यकता के अनुरूप यदि हम सफल नहीं हो पाते हैं, असफल अगर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को तनाव कहा जाता है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, तनाव के नाम से जानते हैं। तो समय परिस्थिति और आवश्यकता के अनुरूप यदि हमें सफलता नहीं मिलती है, तो हम तनाव के शिकार हो जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं, दुश्चिंता किसे कहा जाता है। क्या कहते हैं, दुश्चिंता किसे कहते हैं। तो दुश्चिंता क्या है, सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, चेतन है, अचेतन और क्या है, अर्धचेतन है। क्या बताया था, सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारा मन जो है इसकी 3 अवस्थाएं होती है, एक को चेतन कहा जाता है, दूसरे को अचेतन है और तीसरे को अर्धचेतन कहते हैं। क्या कहा जाता है, दुश्चिंता की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि हम दुश्चिंता के शिकार कब हो जाते हैं, तो तनाव के कब होते हैं, जब समय परिस्थिति और आवश्यकता के अनुरूप अगर हम सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, तो हम तनाव के शिकार हो जाते हैं। इसके विपरीत दुश्चिंता किसे कहते हैं। दुश्चिंता की परिभाषा की अगर बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक बताते हैं, यदि हमारे अचेतन मन में, अचेतन जो मन होता है उसमें दमित इच्छाएं हैं, अचेतन मन में दमित इच्छाएं चेतन में आने का प्रयास करती है, तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। यानी अगर हमारे दिमाग में अचेतन मन, चेतन मन में जो क्या हम सामने देख रहे हैं, हमारे वर्तमान समय में मन में जो बातें चल रही है उसे चेतन कहा जाता है। एक होता है अचेतन मन है, जिसमें क्या बातें हैं हमारे दिमाग में, लेकिन उसको क्या दबा दिया गया है, मन के लिए क्या है दबा दी गई है। मन ने कहा कि हमारी परिस्थिति कुछ ऐसी होगी कि ये बातें आपको अब दबानी ही पड़ेगी। तो जब अचेतन मन में दमित इच्छाएं चेतन मन में आने का प्रयास करती है और व्यक्ति दुखी होता है, तो इसे दुश्चिंता कहते हैं। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, दुश्चिंता के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति थी या ऐसा कोई वातावरण था या हमारे घर में कोई ऐसा चाहने वाला था, कोई हमारा क्या ऐसा चाहने वाला था जिसको हम कहे बहुत चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश से क्या वो हमारे पास नहीं रहा। समय परिस्थिति ऐसे आ जाती है कि एक समय के बाद कोई व्यक्ति क्या छोड़ चलकर इस दुनिया से याद चला जाता है, ठीक है। जैसे हमारे परिवार में कोई हमारे परिवेश वातावरण का व्यक्ति था, हमारे परिवार में रहते थे, बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन समय परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि उनका समय इस धरती धरातल पर पूरा हो जाता है, तो उस व्यक्ति को इस धरातल को छोड़कर जाना होता है, तो उस समय क्या वो व्यक्ति चला जाता है। तो उसको सोचकर हम लंबे समय तक क्या दुखी रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद में क्या उसको भूल जाते हैं। किसी भी देखिए कोई भी बात होती है तो एक समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उस तक तो याद रहते हैं, बाद में क्या उसे भूल जाते हैं। तो जब लेकिन यह क्या है बात जो है हमारा जो पीरियजन है जो हमें क्या कभी कभी याद आती है, कभी कभी क्या है याद आ जाते हैं। तो जब ये क्या अचेतन मन में चलेगी, क्योंकि हमारा मन है, मन क्या है अचेतन अवस्था में उसने क्या भुला दिया है कि ठीक है ऐसा होना था, मन मान गया कि हाँ ये प्रक्रिया थी, ऐसा होना ही था, सभी के साथ होता है तो ऐसा होना ही था। तो जब मन ने यह बात स्वीकार कर ली है, यानी हमारे अचेतन मन में उसने दबा दिया है, तो लेकिन किसी कारणवश से कभी ना कभी क्या है वो चेतन मन में आता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीने में, 2 महीने में, 4-6 महीने, कभी ना कभी वो बात आती है हमारे
चेतन मन में आती है। तो जब हम उस अचेतन मन की बात को चेतन मन में लाते हैं और हमें दुख होता है तो इसको क्या कहते हैं? दुश्चिंता कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? दुश्चिंता कहते हैं। एक और उदाहरण की अगर बात करते हैं, हम परीक्षा से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित बातें हैं तो पढ़ाई से संबंधित बात कर लेते हैं। हमारा फाइनल सिलेक्शन होने वाला था, ठीक है, हमने कोई एग्जाम दिया था, उसका फाइनल से, जैसे लेक्चरर की अगर बात करते हैं तो हमने लेक्चरर का एग्जाम दिया, फाइनल सिलेक्शन होने वाला था। हमें आशा थी कि अब की बार हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। मैं खुद के ऊपर बात करता हूं, 2018 की बात है, कैसे लग रहा था अब की बार फाइनल सिलेक्शन होगा। तो हम अंदर से क्या खुश थे कि हम क्या फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अब की बार बढ़िया पोस्ट है, ठीक है, हासिल हो जाएगी। लेकिन समय के अनुसार क्या है, थोड़े समय बाद जैसे ही रिजल्ट आया तो उसमें कुछ पॉइंटों से क्या है हमें बाहर कर दिया गया। आरपीसी में क्या है कुछ पॉइंटों के कारण क्या है हमें बाहर निकाल दिया गया। लेकिन वो बात आज में हमें क्या है मन में आ जाती है तो हम क्या दुश्चिंता के शिकार हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि वो समय वो ही था, काश उस समय थोड़े से और देख लेते, थोड़े से और पढ़ लेते तो आज हम इस मुकाम पर होते। ठीक है, तो ये जो बातें होती है कि किसी कारणवश से हमारी जो बातें हैं जिनको हमने दबा दिया है वो कभी न कभी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके कारण यदि हम दुखी होते हैं तो उसे दुश्चिंता कहते हैं। तो तनाव क्या कहते हैं? समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है और असफल हो जाता है तो इसे तनाव की स्थिति कहा जाता है। दुश्चिंता है हमारे अचेतन मन में दमित जब इच्छाएं होती है वो चेतन मन में आने का प्रयास करती है तो व्यक्ति उस समय किसका? दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। इसे दुश्चिंता कहते हैं, दुखी होता है उस समय। इसके बाद भग्नाशा है, कुंठा है, द्वंद्व है, ये है, इनके बारे में क्या कल चर्चा करेंगे। तो आज हमने इसका स्टार्ट किया है, कल मैंने बताया था लेकिन उसमें आवाज नहीं आई थी इसलिए थोड़ा एक बार फिर रिपीट किया है, तो कल हम इसको फिर विस्तृत व्याख्या के रूप में देखेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।